हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 29 नवंबर है और 28 नवंबर के टॉपिक्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। आपको मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आने वाले हैं। उसका एक ही रीज़न है, मेरे लेक्चर्स में सारे नोट्स हैंड रिटन नोट्स है जो कि बहुत सिंपल इजी लैंग्वेज में है। प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। इससे क्या मोटिवेशन मिलता है और आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए सभी जने एक बार कमेंट कीजिए और लाइक्स कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आई है, तो यूएपीए एक इंपॉर्टेंट देखो, 7 कश्मीरी स्टूडेंट चार्ज अंडर यूएपीए फॉर प्रो पाकिस्तान स्लोगन ड्यूरिंग वर्ल्ड कप फाइनल। यानी वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर यूएपीए के अंदर मतलब अभी क्या हुआ कि 7 कश्मीरी स्टूडेंट्स को चार्ज कर दिया गया है। मैं आपको सब समझाता जाऊंगा, नंबर वाइज चलते हैं, ठीक रहेगा। सबसे पहले अभी क्या है, हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसका नाम चेंज करके एयर एंड स्पेस फोर्स किया जा सकता है, तो ऐसा प्लान है। अभी आप बोलेंगे ऐसा क्यों है, तो अभी देखो मैं समझा देता हूँ। ये सिंपल न्यूज़ है, सिर्फ जानने की जरूरत है, इसलिए अपडेट्स होना जरूरी है डेली बेसिस पे। हम यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो हमें बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत ध्यान होनी चाहिए। वैसे आपको ये भी बता दूं कि 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि एयरफोर्स डे जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसका नाम बदल के क्या प्लानिंग की जा रही है, एयर एंड स्पेस फोर्स। उसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो चाइना, यूएसए यहाँ पर ऑलरेडी स्पेस फोर्स बन चुकी है। तो अभी हमारी इंडिया के अंदर स्पेस फोर्स बनी नहीं है, तो उसके कारण स्पेस फोर्स नहीं होने के कारण इंडिया की जो हमारी शक्ति है वो पावर थोड़ा सा कम है। तो इसलिए अब हमें ज़रूरत है कि एक इंडिया में स्पेस फोर्स बनाने की भी हमें नीड है। और जब स्पेस फोर्स बन जाएगी तो उसके लिए उन्होंने इंडिया को कम से कम $70 बिलियन की नीड है। तो इतना पैसा, इतना बजट भारत के पास नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम एयरफोर्स पर भी इतना पैसा खर्च नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिकली नई बॉडी बनाने की जगह अगर हम उसी बॉडी को रीनेम कर दें तो थोड़ी बहुत वर्किंग हम उस साइड पर भी कर सकते हैं, और नाउ हमें उस पर स्टार्ट करने की ज़रूरत है। तो ऐसा ये न्यूज़ है, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। एज डेथ ड्यू टू वर्क रिलेटेड फैक्टर्स गो अप, इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्ट अर्जेज कंट्रीज टू स्ट्रेंथन सेफ्टी नेट। अब आप एक चीज़ समझिए, एक न्यूज़ आई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसको हम पढ़ लेते हैं साथ के साथ ही। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो इट इज़ एन यूएन एजेंसी। सबसे पहले ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। कौन सी एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है। इट ब्रिंग्स टुगेदर गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स ऑफ 187 मेंबर स्टेट्स है। इसके अंदर 187 मेंबर कंट्रीज है, आपको ध्यान में होना चाहिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। इंडिया भी इनका मेंबर है। टू सेट लेबर स्टैंडर्ड, इनका काम क्या है, तो सबसे पहले लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट करना, पॉलिसीज़ को डेवलप करना, ये सारे काम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। इसने नोबेल प्राइज़ रिसीव किया था कब, 1969 के अंदर एक नोबेल प्राइज़ रिसीव किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एस्टेब्लिश्ड इन 1919, याद रखना 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। एज एन एफिलेटेड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में। ऑलरेडी यूपीएससी में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन नंबर, मैं आपको एक कन्वेंशन दिखाता हूँ। ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन नंबर 138 एंड 182। इसका क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। और ये किसका है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो कन्वेंशन है 138 और 182। तो अभी क्या है, 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी एज एन एफिलेटेड एजेंसी। और उसके बाद 1969 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। बिकेम द फर्स्ट एफिलेटेड स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1946। यानी ये पहली एफिलेटेड एजेंसी बनी थी, स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1946। पहले तो ये एफिलेटेड एजेंसी थी, उसके बाद इसको स्पेशलाइज एजेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया, किसकी, यूनाइटेड नेशन की, 1946 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। याद रखना है आपको कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके अंदर कुछ कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है कन्वेंशन नंबर 138 एंड 182, उसको वो किससे रिलेटेड है, तो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड। उसके बाद कन्वेंशन नंबर 155, वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन। याद रखना है आपको, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन, इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड इट, इंडिया ने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया है। कन्वेंशन नंबर 187 किसका है, प्रमोशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन। प्रमोशनल फ्रेमवर्क है किसके लिए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन के लिए, और 2006 वाला। और इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड इट, इंडिया ने इसको भी रेटिफाइड नहीं किया है। तो कुल मिला के कन्वेंशन नंबर 187 और 155 किसकी है, दोनों चीज़ें, दोनों ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन से रिलेटेड है। तो लाइटनिंग स्ट्राइक को समझ लो साथ के साथ ही। अभी एक न्यूज़ में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आई है, लाइटनिंग स्ट्राइक किल 27 इन गुजरात एज रेन बेटर स्टेट्स। यानी जो राजस्थान, हमारा जो गुजरात स्टेट है, जो बिल्कुल जिसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो भी गुजरात की बॉर्डरिंग कंट्रीज है, ठीक है। तो अभी आपको क्या समझना है कि लाइटनिंग स्ट्राइक किल 27 इन गुजरात। तो अभी लाइटनिंग क्या होती है, जो हमारी लाइटनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कि ये ऊपर से आसमान से बिजली गिरना हिंदी के अंदर, तो उसको हमको समझना है। तो अभी आप इसको समझिए, इट इज़ वेरी रैपिड एंड मैसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एटमॉस्फेयर। यानी एकदम से बहुत भारी एनर्जी, बहुत मैसिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और वो डिस्चार्ज हो रही है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर में। तो ये अच्छी चीज़ है समझने के लिए। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं यूपीएससी में, मेंस में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इसको रेडी रखना है, पूरा नोट्स प्रॉपर बना हुआ है इसके अंदर। अब ये कितने टाइप्स की होती है लाइटनिंग, तो 3 टाइप्स की होती है। नाम याद रखना, एक होता है इंटर क्लाउड, एक होता है इंट्रा क्लाउड और एक होता है क्लाउड टू ग्राउंड।
तो अभी जो हमारे अर्थ पर हो रही है वो होती है क्लाउड टू ग्राउंड, लेकिन जो इंट्रा क्लाउड और इंटर क्लाउड होती है, कैसे एक बादल से दूसरे बादल पे गिरना या उसी बादल के अंदर ही गिरना, ऐसा भी होता है, तो उसको बोलते हैं इंटर क्लाउड और इंट्रा क्लाउड। ये लाइटनिंग आर विजिबल एंड हार्मलेस, ये विजिबल होती है और ये बहुत कम नुकसान पहुंचाती है क्योंकि ये पृथ्वी पर गिरती नहीं है। लेकिन उसके अलावा क्लाउड टू ग्राउंड होती है, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग इज हार्मफुल एज द हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज। तो जो क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग होती है वो हार्मफुल होती है। हार्मफुल क्यों होती है? क्योंकि वो इसलिए खतरनाक होती है क्योंकि उसके अंदर से मैसिव एनर्जी जनरेट होती है और बादलों से वो सीधे पृथ्वी पर गिरती है। तो एज द हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट लीड्स टू इलेक्ट्रोक्यूशन। याद रखना, उसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं लाइटनिंग के कारण, और उसके अंदर जब अपने बादलों से जब ग्राउंड पर बिजली गिरती है तो उसके कारण मैसिव एनर्जी जनरेट होती है और उससे मैसिव नुकसान होता है। अब इसकी प्रोसेस समझ लो। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए क्लाउड। अब आप समझियो कि एक चीज़ होती है क्लाउड। क्लाउड भी ऐसा नहीं होता है कि भाई छोटा सा क्लाउड है, क्लाउड की जो परत होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो उस क्लाउड की परत को समझ लेते हैं। सबसे पहले लाइटनिंग जनरेटिंग जो क्लाउड होते हैं वो अबाउट 10 से 12 किलोमीटर होते हैं हाइट के अंदर। याद रखना 10 से 12 किलोमीटर हाइट में होते हैं, और ऊपर की साइड में तो होता है 10 से 12 किलोमीटर। जैसे आप पृथ्वी पर आप खड़े हो, आपके ऊपर 10 से 12 किलोमीटर ऊपर क्लाउड होगा, और वो क्लाउड कितना बड़ा होता है? नीचे की साइड में 1-2 किलोमीटर जस्ट ऊपर, मतलब इतनी उसकी चौड़ाई होती है। तो नीचे से तो पृथ्वी से तो बिल्कुल 1-2 किलोमीटर दूर, और ऊपर की साइड में वो ऊपर तक फैला होता है 10 से 12 किलोमीटर तक। तो आप सोचिए कि जब 10 किलोमीटर का जो बादल है उसके अंदर से, उसके टॉप और बॉटम के अंदर 10 से 12 किलोमीटर के बीच में, एक दूसरे के बीच में टॉप और बॉटम हो गया, उसके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज के बीच में डिफरेंस होता है तो उसके कारण क्या जनरेट होती है? लाइटनिंग जनरेट होती है। हो सकता है टॉप के अंदर इलेक्ट्रिक मतलब पावर ज़्यादा हो, नीचे के अंदर कम हो, जो डिफरेंस होता है। और जब जगह दो चीज़ें डिफरेंस होता है तो उसमें घर्षण ज़्यादा होता है, और चीज़ों में जब घर्षण होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये चीज़ आपको मैं सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो फ्रॉम द अर्थ सरफेस मैंने ये बता दिया। टेम्परेचर एट द टॉप कितना होता है? -35 डिग्री टू -45 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतना वहाँ पर जो ऊपर की साइड में तापमान होता है वो -35 डिग्री से -45 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। वाटर वेपर मूव्स अपवर्ड इन द क्लाउड। जो वाटर वेपर होते हैं, यानी जो बादलों के अंदर जो हमारे वाटर वेपर्स होते हैं वो अपवर्ड होते हैं क्लाउड के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। तो उसके कारण क्या होता है? वाटर वेपर क्या करते हैं? ऊपर क्लाउड के अंदर ऊपर उठते हैं। इट कंडेंस इनटू वाटर, ये पानी में कन्वर्ट होते हैं ड्यू टू डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे ये जो हमारी वाटर वेपर जो वाष्पीकरण हुआ है वो धीरे धीरे जमने लग जाएगा और वो वाटर बन जाएगा। ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द प्रोसेस। और उसके कारण क्या होता है? जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर उठता है ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है प्रोसेस के अंदर, पुशिंग द वाटर मोलिक्यूल्स फर्दर अप, और वो धीरे धीरे वाटर को और ऊपर पहुंचाती है। इट लीड्स टू सिस्टम वेयर स्मॉलर आइस क्रिस्टल्स मूव अपवर्ड वाइल लार्जर वन कम डाउन। अब आप सोचिए वाटर वेपर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? ऊपर की साइड में उठते जा रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान तो होता जा रहा है माइनस में, टेम्परेचर जैसे जैसे बहुत ज़्यादा कम होता जाएगा वो जमते जाएंगे, और जमते जमते ऐसी स्थिति आ जाएगी कि एक तरह से वो आइस के क्रिस्टल्स बन जाएंगे, बर्फ़ के गोले। और जो ऊपर की साइड में बर्फ़ के गोले होंगे वो उसमें ज़्यादा वजन होगा, और जो नीचे की साइड में बर्फ़ के गोले होंगे क्रिस्टल्स उसमें वजन कम होगा। तो ऊपर वाले तो एकदम नीचे गिरेंगे क्योंकि उनका वजन इतना बढ़ जाएगा कि वो खुद को संभाल नहीं सकते हैं। जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं, जो आइस की बूंदे होती है वो, और जो नीचे वाली जो आइस है वो होते हैं छोटा। तो दिस रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, और जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर वाइल लार्जर वन कम डाउन, जब दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो उस टाइम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स। अब सोचिए कोई हाई बहुत भारी चीज़ है, कोई छोटी चीज़ है, जब दोनों एक दूसरे से टकराएगी अचानक से तो उस टाइम पे क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रॉन्स और हाई इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होगा। उसके बाद द प्रोसेस रिजल्ट इन ए सिचुएशन इन विच टॉप लेयर्स ऑफ द क्लाउड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा? जो टॉप लेयर्स क्लाउड की जो सबसे ऊपर वाली परत है, टॉप परत है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जबकि जो मिडिल लेयर्स है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। ठीक है। इन लिटिल टाइम ए ह्यूज करंट, यानी उस जो छोटे से समय में आप सोचिए जब आइस क्रिस्टल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो चुके हैं और पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी बन चुकी है, तो कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही सेकंड्स मतलब 1-2 सेकंड्स के अंदर इन लिटिल टाइम ए ह्यूज करंट स्टार्ट टू फ्लो बिटवीन द लेयर्स। यानी एक छोटे से टाइम के अंदर एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी बिटवीन द लेयर्स, लेक टू मिलियंस ऑफ एम्पर्स। और उसके अंदर क्या होगा? लेक से लेके मिलियंस ऑफ एम्पर्स इतनी एनर्जी जनरेट होगी। इट प्रोड्यूस हीट लीडिंग टू हीटिंग ऑफ एयर, और इसके कारण हीट जनरेट होगी और उसके बाद एयर के अंदर भी हीटिंग जनरेट होगी। ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। इसके कारण क्या होगा कि आप सोचिए कि जब इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो गई है, तो उसके कारण बहुत बड़ा, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, अगर आज हमें भी इलेक्ट्रिक शॉक आ जाता है तो एकदम से गर्मी हो जाती है, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी, प्रोड्यूस करेगी, और लीडिंग टू हीटिंग ऑफ एयर, और एयर भी बिल्कुल गर्म हो जाएगी। आप सोचिए जब लाइटनिंग होती है ना, तो बिल्कुल जो रेडिश कलर की जो हमारा एयर क्लाउड होता है, हमारे ऊपर की जो हवा है वो एकदम रेडिश हो जाती है, रेड हो जाती है। उसका रीज़न क्या है? लाल कलर की होने के कारण, क्योंकि इतनी ज़्यादा एकदम से तापमान इतना ज़्यादा बढ़ता है, एकदम से इतनी बड़ी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इतनी बड़ी हीट जनरेट के कारण उसका कलर क्या हो जाता है? लाल कलर का। ये याद रखना है आपको। अब उसके बाद लाल कलर का तो हो चुका है, अब होता है स्ट्राइक अर्थ सरफेस। उसके बाद क्या होगा? बिजली स्ट्राइक करेगी अर्थ के सरफेस को, जो हमारी पृथ्वी का जो सरफेस है, जिससे उससे टकराएगी। तो अर्थ इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अर्थ क्या करती है? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। कैसे? अर्थ अपने अंदर सारी इलेक्ट्रिसिटी कैप्चर करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए रेडी रहती है, इतना स्टोर कर सकती है वो। तो इट इज़ करंट फ्लो
दैट रिजल्ट इन डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज ट्री। अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी बिजली डायरेक्ट गिरती है किस पर, पेड़ों पर, लाइफ एंड प्रॉपर्टी पर, तो उसका सीधा सीधा असर क्या आएगा? उसका सीधा असर आएगा कि बहुत बड़ा लाइफ एंड प्रॉपर्टी ट्री है उसका डैमेज हो जाएगा। उसके बाद लाइटनिंग कंडक्टर, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो लाइफ एंड प्रॉपर्टी के नुकसान को बचाने के लिए जो आपको पता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, उसके अंदर ऊपर की साइड में, ऊपर ही ऊपर आप देखोगे कभी एक लोहे की रोड लगी होती है, केवल लोहे की रोड, वो सीधे से सीधे डायरेक्ट पृथ्वी के अंदर अटैच होती है, जमीन के अंदर जो अर्थ का जो ग्राउंड होता है उसमें अटैच होती है। तो जैसे कोई बिजली अगर उस पर गिरती है डायरेक्टली, तो वो उस लाइट कंडक्टर के थ्रू अर्थ अपने अंदर समा लेती है, तो प्रॉपर्टी का नुकसान बच जाता है। तो लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। ए मेटेलिक रोड टोलर देन द बिल्डिंग, यानी जो एक मेटेलिक रोड होती है वो क्या होती है, बिल्डिंग से भी बड़ी होती है, ऑब्वियस है क्योंकि वो बिल्कुल जमीन से लेके ऊपर तक उठी हुई होती है, तो वो उससे भी बड़ी होती है। इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के टाइम पे उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। उसके बाद मोस्ट लाइटनिंग एक्टिविटी ऑन अर्थ इज सीन ऑन शोर ऑफ लेक। अब ये याद रखना है आपको, जो शोर ऑफ लेक मराक्योबो है, मराक्योबो के अंदर एक मतलब जो लेक है मराक्योबो लेक, नाम याद रखना, इन द वेनेजुला के अंदर एक मराक्योबो लेक है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा लाइटनिंग एक्टिविटी होती है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा लाइटनिंग एक्टिविटी कहाँ होती है, तो जो मराक्योबो है लेक, मराक्योबो लेक, उसके अंदर वेनेजुला के अंदर मराक्योबो लेक के अंदर सबसे ज़्यादा लाइटनिंग एक्टिविटी होती है। और लाइटनिंग रेजिलेंट इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है भारत के अंदर। क्या कैंपेन है? लाइटनिंग रेजिलेंट इंडिया कैंपेन LRIC। ये किसका इनिशिएटिव है? याद रखना, इंपॉर्टेंट न्यूज है, जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ क्लाइमेट रेजिलेंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल, यानी जो क्लाइमेट रेजिलेंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, और उसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। इन सबका एक क्या नाम है, मिलकर एक जॉइंट इनिशिएटिव है, और इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? लाइटनिंग रेजिलेंट इंडिया कैंपेन। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ टू लेस देन 1200 ए ईयर बाय 2022। इनका टारगेट है कि अगर लाइटनिंग के कारण कोई भी डेथ होती है, अभी लाइटनिंग के कारण बहुत डेथ होती है, जैसे 25 जनों की डेथ हो गई गुजरात के अंदर, ऐसे केस चलते रहते हैं, तो कुल मिला के पूरे 2022 तक टारगेट रखना है कि जो हमारा एक साल है उससे लेस देन 1200 डेथ होनी चाहिए, मतलब 1200 से कम डेथ का टारगेट है। किसके थ्रू? लाइटनिंग के थ्रू। तो ये टॉपिक हमने समझ लिया है, लाइटनिंग को बहुत अच्छे से समझाया आज हमने, उसके अंदर से कैसे इसका लाइटनिंग एनर्जी जनरेट होती है, कैसे बादल के अंदर ऊपर का बादल, टॉप बादल, नीचे वाली बादल कैसे पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज होता है, और आइस क्रिस्टल जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हैं वो भारी होते जाते हैं, नीचे वाले क्रिस्टल्स में वजन कम होता है, जब दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होता है, और इस तरह लाइटनिंग जनरेट होती है। तो आपको मैंने सारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया है ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। अब मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। देखो ये आपको क्लाउड दिख रहे होंगे, ये ऊपर बादल है, अगर आप ये देखो इसके अंदर एक बादल के अंदर ही जनरेट हो रहा है, ये तो देखो मैं आपको इसलिए जूम करके दिखा रहा हूँ, जैसे ये है, इसके अंदर क्या है कि बादल के अंदर ही जो लाइटनिंग हो रही है उसको बोला जाता है इंटर क्लाउड, मतलब इंट्रा क्लाउड, यानी क्लाउड के अंदर ही बिजली गिरना। उसके बाद एक साइड में एक बादल हो गया, दूसरे साइड में ये दूसरा बादल हो गया, इन दोनों बादलों से इलेक्ट्रिसिटी के आपको दो दिख रहे होंगे लाइटनिंग, वो उसको बोला जाता है इंट्रा क्लाउड, ठीक है। और नीचे की साइड में देखो क्लाउड से सीधा पृथ्वी पर गिर रहा है मतलब लाइटनिंग, तो उसको बोलते हैं क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। तो हमने तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है। उसके अलावा आपको मैं मोरक्केबो जो लेक है वहाँ पे ये देख लो, ये देखो इससे लाइटनिंग गिरती है कंटिन्यूसली। आप ये देखो, ये हर मिनट में हर सेकंड में वहाँ पर लाइटनिंग होती है। तो ये देखो, ये इमेज दिख रही है आपको, कैसे आपको लाइटनिंग हो रही है कंटिन्यूसली। ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, वो भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने समझ लिया है अच्छे से। लाइटनिंग मेरे हिसाब से आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो अभी आपको क्या देखना है? क्रेडिट रेटिंग। आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कैसे, तो मैं इसको पहले न्यूज़ दिखाता हूँ आपको। S&P लिफ्ट इंडियाज फाइनेंशियल ईयर चॉइस ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.4%। अब इस चीज़ को समझो। अभी क्या होती है ये S&P, ये क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, सर्विस, मतलब इसका नाम जैसे फिच रेटिंग्स हो गया, क्रिसिल हो गया, इकरा हो गया, ये सब रेटिंग एजेंसीज है। तो ये क्या करती है? इनका काम होता है कि ये इंडिया को रेटिंग करती है कि इनका ग्रोथ परसेंटेज ये चेंज होता रहता है। तो हमारे लिए काम की न्यूज़ नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब हमको क्या जानना है? हमको जानना है कि एक्चुअली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती क्या है, क्रेडिट रेटिंग क्या बोलते हैं, किस चीज़ को क्या बोला जाता है, ऐसा हमको जानना है। और ये इसलिए जानना है क्योंकि यूपीएससी में ऑलरेडी इसका क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए। तो समझो, क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है इट इज ए क्वांटिफाइड असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ ए बोरोवर। एक बोरोवर है या कोई भी कंट्री है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी इंडिविजुअल है, जिसको हम बोलते हैं सिविल स्कोर। आपने कभी सुना है सिविल स्कोर चेक करते हैं हमारा? मतलब एक आदमी की बोरोवर की जो क्षमता होती है, बोरोइंग कैपेसिटी को, या उसकी जो रीपेमेंट की कैपेसिटी है, प्रिंसिपल रीपेमेंट की कैपेसिटी है, उसको असेस करना, ये बोला जाता है क्रेडिट रेटिंग। तो इसमें क्या होगा? बोरोवर की जो कैपेसिटी होती है उसको चेक करना। अब आप बोलेंगे कि बोरोवर की कैपेसिटी को चेक किया जा सकता है, तो बिल्कुल चेक किया जा सकता है। तो कैसे चेक किया जाता है कि उसने इंटरेस्ट पेमेंट कैसे किया है, प्रिंसिपल रीपेमेंट कैसे किया है, इस तरह उसके जो पास्ट डेटा है, उसके जो पास्ट फाइनेंशियल डेटा है, उसको एनालिसिस किया जाता है। और उसके थ्रू क्या किया जाता है? उसके थ्रू डेप्ट एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, उसकी कैपेसिटी को चेक किया जाता है। इसको बोला जाता है क्रेडिट रेटिंग। इट कैन बी असाइन टू एनी इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन, स्टेट और गवर्नमेंट और कंट्री। इंटरनेशनल एजेंसी कौन कौन सी है इसके अंदर? याद रखना, फिच रेटिंग, मूडीज इन्वेस्टर्स, जो नाम सुना हो, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, स्टैंडर्ड एंड पुअर, जिसको S&P बोला जाता है। उसके अलावा इंडियन रेटिंग एजेंसी कौन कौन सी है? 6 क्रेडिट
इंडिया के अंदर 6 रेटिंग एजेंसी है, याद रखना 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है रजिस्टर्ड अंडर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन आता है कि जो इंडियन रेटिंग एजेंसी है वो किसके अंदर रजिस्टर्ड होती है, तो रजिस्टर्ड होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर। उसके अलावा कौन कौन सी एजेंसी है, तो क्रिसिल, इकरा, केयर, असमी आर, फिच इंडिया, उसके अलावा ब्रिक वर्क रेटिंग्स। तो इस तरह सारी रेटिंग्स के नाम याद होने चाहिए आपको, प्लस ये ध्यान होना चाहिए कि ये सेबी के अंदर रजिस्टर्ड होती है। इंडिया में 6 रेटिंग एजेंसी है, इंटरनेशनल लेवल पे फिच रेटिंग, मूडीज रेटिंग और स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये इंपॉर्टेंट रेटिंग एजेंसीज है। ये मैंने आपको समझा दिया है। चलो नेक्स्ट चीज़ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एक्चुअल में कल का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब अब तक का, और 2 टॉपिक आज इतने शानदार आए हैं ना, कल मज़ा ही आ गया वास्तव में। एडिटोरियल भी ऐसा गजब आया है, मैंने उसको इतने अच्छे से मतलब नोट्स बनाए, आपको मजा आएगा बहुत पढ़ने में। जब ऐसी कुछ न्यूज़ आती है ना जोरदार वाली, तो मुझे बहुत पढ़ाने में मजा आता है। क्योंकि क्या होता है, मुझे पढ़ने में भी मजा आता है, पढ़ाने में मजा आता है। क्योंकि क्या होता है, ऐसी न्यूज़ के अंदर एक्चुअल में हम कंटेंट पढ़ रहे हैं, बाकी सब टाइम पास है जैसे। ठीक है, अभी जैसे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक, तो गुरु नानक जयंती जो हमारे गुरु नानक जी है सिखिज्म के अंदर, जो वो मतलब जो गुरु नानक जी है उनकी एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट की जाती है, 27 नवंबर को, 27 नवंबर को, 27 नवंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। इस बार कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो 554 वाली। उसके बाद गुरु नानक देव जयंती के बारे में समझो, इनका जन्म कब हुआ था, सबसे पहले 1459 के अंदर। उसके बाद कहाँ जन्म हुआ था, तो तलवंडी राय बोहे विलेज नाम से है, कहाँ, लाहौर के पास में। उस टाइम पे हमारा जो भारत था वो कोई डिवाइडेड नहीं था, पाकिस्तान अलग नहीं था, भारत पाकिस्तान पूरा एक था। उस टाइम उसको हिंदुस्तान बोलते थे हम। तो जो हिंदुस्तान था उसके अंदर लाहौर के अंदर तलवंडी राय बोहे विलेज है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, जिसको ननकाना साहिब बोलते हैं अभी हम ननकाना साहिब नाम सुना हो तो। उसके बाद 10 सिख गुरु के अंदर पहले नंबर के सिख गुरु कौन से हैं, गुरु नानक। जो हमारे गुरु नानक जी है वो पहले नंबर के गुरु है। उसके बाद उन्होंने सिखिज्म का मतलब स्थापना की थी, जो सिक्किम धर्म है, सिख धर्म, उसकी स्थापना किसने की थी, तो गुरु नानक जी ने। ही रोट कंपोजिटेड विच वर इंक्लूडेड इन आदि ग्रंथ, यानी उनके रोड्स, ही रोड्स एंड उनके जो रोड्स होते हैं, हम उनके जो हम बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारे प्रवचन दिए हैं, हिंदी में बोल सकते हैं। तो जो उनके जो भी मुखवाणी से जो भी प्रवचन निकले हैं उनको आदि ग्रंथ में लिखा गया है। आदि ग्रंथ क्या है, बाद में उसको कंपाइल किया गया था गुरु अर्जुन के द्वारा 1 सेकंड ना, 1 सेकंड। तो जो गुरु अर्जन दास जी है उनके द्वारा इसको कंपाइल किया गया था। द 5th सिख गुरु, यानी जो 5वें सिख गुरु है उनके द्वारा इसको कंपाइल किया गया था 1563 से 1606 के अंदर। उसके बाद दिस कम टू बी नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब, उसको बाद में इसको गुरु ग्रंथ साहिब बोला गया। पहले तो इसको आदि ग्रंथ बोला जाता था, फिर धीरे धीरे इसको गुरु ग्रंथ साहिब बोला गया। और उस टाइम पे ये गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर कैसे बना, तो आफ्टर द एडिशन मेड बाय 10th सिख गुरु। 10वें सिख गुरु कौन से थे, गुरु गोविंद सिंह। याद रखना, गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे। पहले सिख गुरु कौन थे, गुरु नानक। तो 10वें सिख गुरु ने, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब लिखा था और उसके अंदर एडिशन मेड हुआ। और उसके अंदर कौन से प्रवचन थे, अल्टीमेटली गुरु नानक जी के ही थे। उसके बाद उन्होंने क्या एडवोकेट किया, तो उन्होंने कहा निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति। उन्होंने किस पे, कि हम निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि भगवान निराकार है और हमें जो हमारे भगवान है उनको निराकार रूप में ही उनको स्वीकार करना चाहिए। गिव द बेसिक मंत्र ऑफ एक ओमकारा टू हिज फॉलोअर्स, उन्होंने मंत्र दिया एक ओमकारा, यानी एक ओमकारा का मंत्र दिया उनके फॉलोअर्स को। और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने कहा कि ट्रीट करना है इक्वल टू सबको, किसके लिए, अगर कोई भी कास्ट का है, किसी भी जाति का है, किसी भी नस्ल का है, किसी का भेद का है, तो सभी को। और यहाँ तक कि उन्होंने महिलाओं को भी समान अवसर दिए, महिलाओं के लिए भी जेंडर इक्वलिटी के लिए भी उन्होंने बोला है कि इक्वलिटी टू ऑल, यानी सभी के लिए समानता। उनकी डेथ कब हुई, 1539 के अंदर एट करतारपुर पंजाब। आपको पता है करतारपुर कॉरिडोर बार बार न्यूज़ में आता रहता है, तो ये करतारपुर कॉरिडोर उसी से रिलेटेड है। 1539 पंजाब के अंदर उनकी करतारपुर में डेथ हुई थी। अब रिलेवेंस सुन लो गुरु नानक देव जी की मॉडर्न इंडिया के अंदर उनकी क्या रिलेवेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है, याद रखना। उसके बाद सुनो इस चीज़ को एक बार। तो अभी आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलने वाली है, मेंस के पर्सपेक्टिव से। और उसके अलावा प्रीलिम्स में भी उसका क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन इस जो हमारे गुरु नानक जी है उनके द्वारा कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमको एक मतलब इग्लिटेरियन सोसाइटी बनानी है, यानी जहाँ इक्वलिटी हो, जहाँ किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर उसके साथ में कोई पक्षपात नहीं हो। तो ऐसा किसने बोला है, ऐसा गुरु नानक जी ने बोला है। उसके बाद लंगर, याद रखना लंगर सेवा आजकल सभी जगह चलता है कि लंगर इन द सेंस होता है कलेक्टिव कुकिंग एंड शेयरिंग ऑफ फूड, यानी एक साथ मिलकर खाना बनाना है और एक साथ खाना खाना है। तो ये कहाँ, ये सुविधा कहाँ मिलेगी, लंगर के अंदर, ये चीज़ याद रखना। तो ये लंगर की स्थापना शुरुआत किसने की, गुरु नानक जी ने। उसके बाद पंगत, यानी एक साथ बैठना और एक साथ खाना खाना। और हाई कास्ट का आदमी भी एक साथ खाना खाएगा, लो कास्ट का, सब मिलकर खाना खाना है सब जनों को, उसको बोला जाता है पंगत। उसके बाद होता है संगत, यानी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, यानी कोई भी आदमी किसी भी जाति धर्म का सब मिलकर एक डिसीजन पर आ रहे हैं, उसको बोलते हैं संगत। सोशल हार्मोनी, और हमारी सबसे मेन चीज़ होती है सोशल हार्मोनी। इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे समाज के अंदर होल वर्ल्ड, उन्होंने बोला है कि पूरी जो दुनिया है वो भगवान का क्रिएशन है और ऑल आर बोर्न इक्वल, और सभी एक समान है, कोई अलग नहीं है। तो सोशल हार्मोनी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस रखना, फॉरगिवनेस,
मतलब लोगों को माफ़ करना, उसके अलावा फॉरबीरेंस माफ़ी, काइंडनेस दया करना, दयापन होना चाहिए इंसान के अंदर कि एक दूसरे पर दया आनी चाहिए, उसके अलावा आदमी में धैर्य होना चाहिए, लोगों को माफ़ करने की क्षमता होनी चाहिए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी क्षमता है। क्रिएटिंग ए जस्ट सोसाइटी, यानी एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्रिएटिंग ए जस्ट सोसाइटी प्लेस्ड द मोटो, उन्होंने कहा कि एक ऐसी सोसाइटी बननी चाहिए, उसके लिए मोटो क्या दिया है उन्होंने, कीरत करो नाम जपो एन वंद चको। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कीरत करो नाम जपो एन वंद चको, मतलब वर्क करना है, वर्शिप करनी है और शेयर करना है। ये तीनों व्यक्ति, जो व्यक्ति ये काम करेगा, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको काम भी करना है, पूजा पाठ भी करना है, उसके अलावा शेयर, यानी लोगों के साथ अपना धन अन्न सारी चीज़ों को शेयर करना है। अगर कोई भूखा है तो उसकी मदद करनी है। तो उन्होंने ये अपने शिष्यों को बताया था, कीरत करो नाम जपो एंड वंद चको। किसका स्लोगन है, तो ये है गुरु नानक जी का, याद रखना है आपको। उसके बाद ही स्टूड फॉर कर्मा इज द बेसिस ऑफ धर्मा, उन्होंने बोला है कि धर्मा के लिए हमको कर्मा करने की जरूरत है। ऐसा किसने बताया, गुरु नानक जी ने, कि अगर हमको धर्म भी करना है तो उसके लिए पहले कर्म करना पड़ेगा, कर्म करेंगे तभी जाके कुछ भी, मतलब क्या नाम है, आप धर्म कर सकते हो। ही एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ दसवंद, याद रखना कि दसवंद का मतलब होता है 10वां हिस्सा। अगर आपकी इनकम है, अर्निंग है, उसका 10वां हिस्सा अगर आप डोनेट कर देते हो अमंग नीडी पर्सन्स, तो ये इस दुनिया की सबसे बड़ी मदद होगी। 10वां हिस्सा आपको क्या करना है, डोनेट करना है। तो ये बोला है गुरु नानक जी ने। जेंडर इक्वलिटी पर भी उन्होंने फोकस किया है, उनके हिसाब से महिला पुरुष में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ब्रिंगिंग पीस, और इस समाज के अंदर पीस लानी है और इक्वलिटी लानी है, प्रोस्पेरिटी लानी है, यानी समृद्धि लानी है, शांति लानी है। जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, जगह का विवाद चल रहा है, लैंड का विवाद चल रहा है, लैंड डिस्प्यूट चल रहा है। इजराइल हमास का वॉर हो रहा है, वहाँ पर भी लैंड डिस्प्यूट हो रहा है। तो गुरु नानक जी के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो उनके हिसाब से हमें पूरे समाज के अंदर पीस होनी चाहिए। जो ये लैंड के डिस्प्यूट हो रहे हैं, छोटे छोटे मसले हो रहे हैं, वो आपसी बातचीत से सोल्यूशन हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये टॉपिक हमने समझ लिया है। अब एक न्यूज़ और जोरदार है, ये पॉल लिंच विंग्स 2023 बुकर प्राइज फॉर प्रोपेट सॉन्ग। तो बुकर प्राइज मिलता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है, पॉल लिंच को। तो उसके अंदर भी ऐसे नाम शॉर्टलिस्ट होते हैं, कुछ नाम जैसे 3 जनों के नाम शॉर्टलिस्ट हुए, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसमें से किसका नाम आया है, पॉल लिंच का, तो उनको बुकर प्राइज अवार्ड मिला है। और शॉर्ट लिस्टिंग वालों को भी अवार्ड मिलता है, लेकिन मेन इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिलता है, जिसने जीता है उसको। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज को समझ लो, ये एनुअल बेसिस पर अवार्ड दिया जाता है फॉर ए सिंगल बुक, यानी एक किताब के लिए, जिसको ट्रांसलेट किया जाता है बाद में इंग्लिश के अंदर, और उसको पब्लिश किया जाता है यूके और आयरलैंड, 2 कंट्री के अंदर उसको पब्लिश किया जाता है। यूके और आयरलैंड, याद रखना है आपको, यूके और आयरलैंड के अंदर इसको पब्लिश किया जाता है, और इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। बुकर प्राइज बिगेन इन 2005 के अंदर इसको बिगेन, यानी इसकी शुरुआत हुई थी एज द मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, यानी जो मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी 2005 के अंदर। इसका उद्देश्य होता है मोर रीडिंग ऑफ क्वालिटी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी जो क्वालिटी फिक्शंस होते हैं उसको रीड आउट करना ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। एम्स टू एनकरेज मोर रीडिंग ऑफ क्वालिटी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब मैं आपको इस चीज़ को बार बार क्यों जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जैसे बुक्स के अंदर भी बहुत सारी बुक्स ऐसी होती है जिसके अंदर क्वालिटी नहीं होती है, जिसमें ऐसा कंटेंट होता है जिसमें क्वालिटी वाला कंटेंट नहीं होता है। लेकिन जिस बुक्स में एक्चुअल में हाँ की कुछ है बात, तो उसको क्या इंटरनेशनल बुकर प्राइज अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर दिया जाता है। अब इसके अंदर 50,000 रुपये प्राइज मनी दी जाती है, 50,000 पाउंड, याद रखना 50,000 पाउंड प्राइज मनी दी जाती है किसको, ऑथर को एंड ट्रांसलेटर को, दोनों के बीच में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। 50,000 प्राइज मनी को डिवाइड किया जाता है इक्वली बिटवीन द ऑथर एंड ट्रांसलेटर के बीच में। लेकिन उसके अंदर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, यानी जो नॉमिनेट हुए हैं उसमें से एक कैंडिडेट को मिलेगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज, लेकिन जो शॉर्ट लिस्टेड यानी 3-4 जनों का जिसका नाम था, बाकी बचे हुए उनसे नीचे वाले, उनको 2500 जो पाउंड होते हैं उनका इनाम दिया जाएगा। कितना मिलेगा, 2500 पाउंड। और जो मेन व्यक्ति है जिसको मिला है उसको 50,000 पाउंड मिलेगा। तो ये टॉपिक भी समझ लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज का सबसे खास टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इट्स टाइम टू रिवैम्प द स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी हमें जरूरत है कि हम सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर को चेंज करें। तो अब ये न्यूज़ आपको कहाँ से मिलेगी, इसका एडिटोरियल आया है, बहुत अच्छा एडिटोरियल है, बहुत शानदार है। अब आपको समझना है इसको, देखो समझो मेन पॉइंट्स क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं पहले आपको एडिटोरियल दिखा देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको। 1 सेकंड है ना, ये क्या लिखा हुआ, इट्स टाइम टू रिवैम्प द स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये तो पूरा एडिटोरियल लिखा है, बट मैंने इसके अच्छे नोट्स बनाए हैं, ऐसे नोट्स कि आपको इतने पसंद आने वाले कि आपको ये मजा आ गया। बहुत शानदार, मुझे ये टॉपिक इतना प्यारा लगा ना आज, सही बोलो तो। एक्चुअल में इसमें नॉलेज है, इसलिए मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ। मेन पॉइंट समझो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, एक तो होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एक होता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, एक होता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। याद रखना 3 ज्यूरिसडिक्शन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी करंटली सुप्रीम कोर्ट सर्व करता है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के रूप में भी काम करता है, कभी कभी कोर्ट ऑफ अपील के रूप में काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है उसके अंदर कभी 5 जज की बेंच बनती है, मिनिमम 5 तो होता ही है, उसके बाद 7 जज या 9 जज इस तरह बनते हैं। अब आर्टिकल समझो इससे रिलेटेड, ये मैं कंटेंट आपको पहले समझा रहा हूँ, फिर आपको ये तो भी आप सुनो और समझो, उसके बाद मैं आपको रीजन्स भी बताऊंगा। आर्टिकल 145(3) बोलता है फॉर द सेटिंग अप, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की स्थापना किसके द्वारा की जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की स्थापना करनी चाहिए और उसके अंदर मिनिमम 5 जज होने चाहिए। किस केस में, ये परमानेंट नहीं होता है, अगर कोई केस ऐसा आया है जो बहुत ज़्यादा विवादित है, जैसे अयोध्या वाला मामला था, इस तरह बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसके अंदर विवादित इशू होते हैं,
और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे मामले तो नॉर्मल होते हैं, बहुत सारे मामले कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं। तो उस केस में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है स्पेसिफिकली केस के अंदर, और उस बेंच में मतलब जो उस केस के अंदर 5 जज की बेंच होती है और उस 5 जज की बेंच के द्वारा डिसीजन सुनाया जाता है। और आर्टिकल 143 होता है प्रेसिडेंट पावर टू कंसल्ट द कोर्ट, यानी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि आप कोर्ट के अंदर कोर्ट को कंसल्ट कर सकते हो। तो ये आर्टिकल 143 बोलता है। अब इस चीज़ के अंदर देखो, डिवीजन बेंच कंप्लीट 2 जजेज, डिवीजन बेंच में तो 2 जज होते हैं और फुल बेंच के अंदर 3 जज होते हैं। उसके अलावा जैसे एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पढ़ लिया है, वो तो 5 जजेज की बेंच है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी बेंचेज होती है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, जिसके अंदर डिवीजन बेंच और फुल बेंच, उसके अंदर 2 जज और 3 जज की वो बेंच होती है। ठीक है, ये टॉपिक देख लिया। अब आप इस चीज़ को समझो। अब मैं ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ा रहा हूँ आज, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। 79,000, आप सोचिए 80,000 केस पेंडिंग चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जज कितने हैं, केवल 34 जज, 34 जज और 80,000 मतलब केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, अभी करंट पोजीशन है। उसके अलावा ये तो चलो ठीक है पेंडिंग चल रहे हैं, लेकिन जैसे क्या होता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश वाले हैं, इनके लिए तो दिल्ली पास में पड़ता है। तो अगर उनको कोई भी उनके हाई कोर्ट से डिस्प्यूट होता है, हाई कोर्ट की सुनवाई से वो खुश नहीं होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में तुरंत चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनके लिए जाना भी आसान हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना डिसीजन सुनने की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन ये तो मैंने बता दिया इन 4 स्टेट का, लेकिन कोई अगर केरला में है, कोई अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, कोई नीचे तमिलनाडु में है, अगर उसको हाई कोर्ट से सुनवाई, हाई कोर्ट से कोई भी जजमेंट मिली है और वो अपील कहाँ करेगा, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट दिल्ली है, तब केरला से दिल्ली आने का मतलब है कि उसका कितना टाइम लगेगा, उसका कितना टाइम खराब होगा, और उसको न्याय के लिए इतना दूर जाना पड़ेगा। और एक बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, लेकिन जब तक सुनवाई चलेगी तब तक बार बार आना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर ऑलरेडी वर्डिक्ट दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट भी, कि हमें इंडिया के अंदर एक प्रॉपर्ली न्याय व्यवस्था की जरूरत है, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, रीजनल बेंचेज होनी चाहिए पूरे इंडिया के अंदर, जिसके कारण 5 बेंचेज होनी चाहिए। ऐसे अलग अलग लॉ कमीशन की अलग अलग रिपोर्ट बोलती है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोलता है कि यह ऐसा इस तरह का सेटअप होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा। उसकी अगर एक बेंच, प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में है चलेगा, लेकिन उसकी रीजनल बेंचेज और भी होनी चाहिए, जो कि देश के अलग अलग कोने में होनी चाहिए। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, न्याय मिलना आसान हो जाएगा। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य क्या है कि न्याय मिलना। तो अभी हम उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। अब आपको बहुत मजा आएगा। केस तो मैंने आपको समझा दिया, 79,813 केस, 813। तो केसेस पेंडिंग कितने हैं, 79,813 केसेज, और जजेस कितने हैं, 34। तो हमको सबसे पहले एक परमानेंट बेंच, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, जो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसको सेटअप करने की जरूरत है। उसके अलावा ऐसा ऑथर बोलता है। अब आप सुनते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, सारी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च 1984 की बात है, जो हमारा 10वां लॉ कमीशन आया था, उन्होंने मतलब 10वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट में बोला गया था सुप्रीम कोर्ट शुड बी डिवाइडेड इंटू 2 डिवीजन। एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन, एक होता है लीगल डिवीजन। तो सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करना है किसके अंदर, 2 डिवीजन के अंदर। उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन और लीगल डिवीजन। ये आपको समझ में आ गया होगा। 10th कमीशन रिपोर्ट याद रखनी है आपको, है ना। उसके बाद सेकंड है 11th लॉ कमीशन रिपोर्ट कब आई थी, 1988 के अंदर। पहली तो आई थी 1984, फिर दूसरी उसके बाद मतलब 10वीं के बाद 11वीं आई थी 1988 के अंदर। और उसके अंदर क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना चाहिए एज पर लॉ कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से। उसके अंदर हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर रीजनल बेंचेज की स्थापना करना बहुत जरूरी है, और रीजनल बेंचेज ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग रीजनल बेंच की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1986 का केस है। कौन सा केस है, 1986, यानी 11th लॉ कमीशन की रिपोर्ट से पहले ये केस आ चुका था। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इट वाज डिजायरेबल टू एस्टेब्लिश एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की हमको स्थापना करनी होगी, एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की, दैट वुड बी एबल टू एंटरटेन स्पेशल लीव पिटिशंस। यानी जो स्पेशल लीव पिटिशंस होती है, जो हम रिट पिटिशंस हाई कोर्ट में लगती है, स्पेशल लीव पिटिशंस कहाँ लगती है, सुप्रीम कोर्ट में। उन स्पेशल लीव पिटिशंस को कहाँ पे, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के अंदर, मतलब इट वाज डिजायरेबल टू एस्टेब्लिश ए नेशनल कोर्ट ऑफ अपील दैट वुड बी एबल टू एंटरटेन स्पेशल लीव पिटिशंस। यानी हमको जरूरत है कि एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की स्थापना की जाए, जिसका उद्देश्य क्या हो, एक ही काम हो, स्पेशल लीव पिटिशंस को हैंडल करना। तो ये सुप्रीम कोर्ट का केस 1986 का है। चलो ये समझ में आ गया। उसके बाद लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, समय निकलता गया। उसके बाद 229th लॉ कमीशन रिपोर्ट आई थी 2009 के अंदर। 229th लॉ कमीशन रिपोर्ट आई थी 2009 की। उसके अंदर क्या हुआ था, देयर शुड बी ब्रांचेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट की ब्रांचेज होनी चाहिए। वो लॉ कमीशन रिपोर्ट भी बोलती है 2009 की, जो लॉ कमीशन रिपोर्ट थी उसके अंदर बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट की ब्रांचेज होनी चाहिए बहुत सारी। उसके अंदर 4 ब्रांच मतलब जो बेंचेज है उसकी मांग की गई। कौन कौन सी, एक तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आप समझिए दिल्ली के अंदर तो ऑलरेडी ब्रांच मतलब बेंच है सुप्रीम कोर्ट की मेन प्रिंसिपल बेंच। उसके अलावा मुंबई में होनी चाहिए, चेन्नई में होनी चाहिए, कोलकाता में होनी चाहिए। तो कोलकाता में होने से क्या होगा, वहाँ के जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उसके अलावा आसपास के जितने भी स्टेट्स कोलकाता में चले जाएंगे। दिल्ली वाले में दिल्ली के आसपास के दिल्ली में चले जाएंगे। उसके बाद चेन्नई और हैदराबाद के अंदर क्या होगा, चेन्नई के आसपास वाले एरिया के अंदर चले जाएंगे। और मुंबई के अंदर जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, यहाँ के जो भी लोग हैं, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, तो जितने भी 4 बेंचेज हैं इनके अंदर पूरे इंडिया के सभी लोगों को न्याय मिलने की सुलभता हो जाएगी। तो ऐसा किसमें बोला गया, 229 लॉ कमीशन रिपोर्ट के अंदर। अब एक चीज़ और समझो, कॉलोनियल टाइम्स में 3 सुप्रीम कोर्ट थे,
ऑथर बोलता है कि कॉलोनियल टाइम जब ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे भी 3 सुप्रीम कोर्ट थे। ब्रिटिश इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स की जब गवर्नमेंट थी तो उसके अंदर 3 सुप्रीम कोर्ट थे। कौन कौन से, कहाँ पे? एक तो बॉम्बे, एक कलकत्ता और मद्रास। याद रखना, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास 3 सुप्रीम कोर्ट थे। लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया गया 3 सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के अंदर बाई इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा। तो ये तो चल गया, लेकिन ये सब चीज़ें वहाँ उस टाइम पे भी 3 सुप्रीम कोर्ट थे, तो अभी क्यों नहीं हो सकते हैं? उसके बाद नाउ सुप्रीम कोर्ट फॉर्म्ड ऑन, अभी क्या जो हमारा जो नया सुप्रीम कोर्ट जो ओरिजिनली अभी हम जिस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं उसकी कब उसका फॉर्म हुआ, उसका फाउंडेशन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। याद रखना है, 28 जनवरी 1950 को अंडर आर्टिकल 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 28 जनवरी 1950 को उसकी स्थापना हुई इस सुप्रीम कोर्ट की। ओरिजिनली 8 जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। शुरुआत में जब 1950 में इसकी स्थापना हुई थी तब 8 जजेस थे, एक तो CJI और 7 जज, और उसके अलावा अभी उसके बाद 1956 में इसको कन्वर्ट करके 11 जज हो गए। उसके बाद 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31 और 2019 में 3 जज और बढ़ा दिए गए 34 जज। 34 में 33 तो एक तो CJI है और 33 और जजेज है। तो ये भी टॉपिक हमने देख लिया। उसके बाद आगे समझो, पर ईयर ओनली हम टोटल जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा केवल 8 से 10 डिसीजन ही सुनाए जाते हैं, जो क्योंकि परमानेंट तो है नहीं, तो स्पेसिफिकली केस के लिए बनाई जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि कोई भी केस होता है तो 1-1 साल 2-2 साल चलते रहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा 8 से 10 डिसीजन को सुनाया जाता है। और 1263 डिसीजंस अगर 2022 के अंदर 1263 केसेज आए थे, उसमें से केवल 4 केस का सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसके अंदर डिसीजन इशू किया है। रेशियो देखिए, कोई रेशियो ही नहीं है, 4 केस कितने कम हो गए। अब इससे क्या नुकसान होता है? इससे न्याय मिलना लोगों को, क्योंकि अगर कोई भी अपील करेगा उसको पता है मुझे तो न्याय ही नहीं मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट मोस्टली किसकी सुनवाई करता है? मेनली फोकस एक तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड मुद्दा हो, या प्रेसिडेंट ने अगर कोई एडवाइजरी मांगी है उस केस में, या क्रिमिनल अपील के केस में, या वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 के अंदर। इन केस में सुप्रीम कोर्ट का मेन फोकस रहता है कि जो मतलब व्यक्ति है जिसने न्याय की गुहार की है उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। लेकिन दूसरे केस में क्या, इसके कारण क्या होता है? एक तरह से न्याय, आपने सुना होगा, न्याय लेट मिलना भी न्याय नहीं मिलने के बराबर है। अगर आपको किसी को न्याय मिल रहा है 5 साल बाद, तो उसका मतलब उसको न्याय मिला ही नहीं है, क्योंकि उसका मेन टाइम तो निकल ही गया ना। उस पीरियड में उसने कितना दुख झेला होगा, उस पीरियड में उसने कितनी फ्रस्ट्रेशन झेली होगी, इसका कोई गेस नहीं कर सकता है। तो न्याय नहीं मिलना भी एक तरह से, न्याय लेट मिलना, डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस, यानी जस्टिस न मिलने के बराबर है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद अब फाइनली ऑथर क्या कहता है कि हमको इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हमें परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की स्थापना करनी होगी, एक फाइनल कोर्ट ऑफ अपील की स्थापना करनी होगी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को हमको प्रॉपर्ली डिवाइड करनी होगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट मल्टीपल वर्किंग या उसकी वर्किंग का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो एकदम प्रॉपर्ली स्केल वाइज हो जाए, और उसका बेनिफिट किसका मिले? ऑल ओवर इंडिया की सारी जनता को मिले, हमारी भारतीय जनता को, भारतीय नागरिकों को। चलो ये टॉपिक समझ लिया। तो ये मेरे को बहुत अच्छा टॉपिक लगा। अब तक जो भी एडिटोरियल्स हमने पढ़े हैं, बहुत सारे एडिटोरियल्स पढ़े हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट एडिटोरियल्स आते हैं बहुत बार द हिंदू में। उन बेस्ट एडिटोरियल के अंदर ये एडिटोरियल था। चलो अभी इस टॉपिक को समझो, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत, सिर्फ मेरे को 4 से 5 मिनट लगेंगे, बट बहुत मजा आएगा। अभी क्या हुआ कि कश्मीरी स्टूडेंट्स है, उन्होंने क्या किया कि जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें उन्होंने नारे लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। तो ये उन्होंने नारे लगाए, उनको पाकिस्तान से ज़्यादा प्रेम था थोड़ा सा, तो उन्होंने लगाए, जिसमें दिक्कत नहीं है। तो पाकिस्तान, चलो मैच के अंदर जो नारे लगाते हैं उसको एक्चुअली क्या है कि सरकार भी उस पर कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं करती है, पर उन्होंने कम नहीं किया। उन्होंने क्या किया, कुछ लोग भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने उनको बोला, जो हमारे भारत में की बहुत सारे जिन्होंने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए उनके विरोध में, पाकिस्तान जिंदाबाद के अगेंस्ट में, तो उन्होंने जो कश्मीरी थे, कश्मीरी लोगों ने क्या किया, जिन्होंने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए उनसे लड़ाई झगड़ा किया, और उसके बाद उनका विरोध किया और उनको बोला कि हम तुमको मारेंगे पीटेंगे अगर तुमने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। देखो, उन्होंने मैच के अंदर किसी भी टीम को सपोर्ट करना ये उसका पर्सनल राइट होता है, ये बात मान सकते हैं, लेकिन आप एक एनिमी कंट्री है हमारा पाकिस्तान, दुश्मन देश का आप जिंदाबाद लगा रहे हो। उसके अलावा भारत जिंदाबाद से भी आपको तकलीफ है कि अगर भारत का नाम आपको नहीं लेना है, तो उस टाइम पे यूएपीए केस के अंदर उनको अंदर डाल दिया गया है और अभी तक वो अंदर ही है। तो जो कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि आप, मतलब राज्यपाल है, उन्होंने गुहार लगाई है कि अमित शाह जी को कि आप इनको यूएपीए से रिलीज करो, लेकिन अभी तक उनको रिलीज नहीं किया गया है। अब आपने वो क्या समझना है, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इसको समझ लो। इसका उद्देश्य क्या होता है, डीलिंग विद एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटीज के साथ डील करना जो कि भारत की इंटीग्रिटी सोवरेनिटी ऑफ इंडिया के विरुद्ध है, उनके साथ डील करना। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी टेरर लॉबी, इसको जाना जाता है। डिसरप्टिंग, अब इस चीज़ को समझो, डिसरप्टिंग द इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को डिसरप्ट करना। अगर कोई भी व्यक्ति डिसरप्ट करता है तो उसके खिलाफ क्या एंटी टेरर लॉ के अंदर डिसीजन या उसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है। एक्ट गिव्स एब्सोल्यूट पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जो ये एक्ट होता है, कौन सा एक्ट है ये, जो एंटी टेरर लॉ बोलते हैं या यूएपीए एक्ट, उसका उद्देश्य क्या होता है, वो एब्सोल्यूट पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इतना पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको डेथ पेनल्टी भी प्रोवाइड कर सकती है, जेल भी प्रोवाइड की जा सकती है। उसके अंदर, इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं सुनाएगा डेथ पेनल्टी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अंदर डाल सकता है। उसके बाद उसको डेथ पेनल्टी का भी पावर है कि भाई इस एक्ट के तहत किसी को डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, जेल टर्म दी जा सकती है। यूएपीए प्रोवाइड स्पेशल प्रोसीजर टू डील विद टेररिस्ट एक्टिविटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में डेजिग्नेट, वो चाहे तो किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित कर सकता है। इफ इट कमिट इन एक्ट ऑफ टेररिज्म, अगर उस व्यक्ति ने या इंडिविजुअल ने, ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कुछ टेररिज्म के एक्ट किया है,
उसने प्रिपेयर्स फॉर टेररिज्म, यानी वो टेररिज्म यानी जो आतंकवाद होता है उसके लिए प्रिपरेशन करता है, ऐसा कुछ भी काम करता है जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, प्रमोट टेररिज्म बोल दिया मैंने, और इन्वॉल्व इन टेररिज्म, या किसी भी तरह से अल्टीमेटली सोशल मीडिया हो किसी भी तरह से अगर वो जो आतंकवादी गतिविधियों के थ्रू जुड़ा हुआ है तो उसको किसके अंदर डाला जा सकता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो डेजिग्नेट कर सकती है कि ये आदमी टेररिस्ट है, ऐसा बोला जा सकता है। अंडर दिस एक्ट एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उससे पहले मैं आपको ये दिखाने से पहले मैं यहाँ आऊँगा, यूएपीए ट्राइब्यूनल को समझो, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय गवर्नमेंट के द्वारा, हेडेड किया जाता है रिटायर्ड और सिटिंग जज ऑफ हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड और सिटिंग जज होते हैं उनके द्वारा इसको हेड किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेंड नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन भेजेगी विथिन 30 डेज टू ट्राइब्यूनल। सबसे पहले अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी व्यक्ति को टेररिस्ट या ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करना है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन भेजेंगे कितने दिन में, 30 दिन के अंदर ट्राइब्यूनल को, कि इसको हमने मतलब इसको हमारे हिसाब से ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ट्राइब्यूनल उसके 30 दिन के अंदर, 30 दिन में ट्राइब्यूनल के पास चला गया मैटर, उसके अगले 30 दिन के अंदर ट्राइब्यूनल क्या करेगा, नोटिस भेजेगा ऑर्गेनाइजेशन को फॉर आस्किंग कि हम आपको अनलॉफुल क्यों डिक्लेयर ना करें। उसके बाद क्या होगा, 6 महीने के अंदर ट्राइब्यूनल को क्या करना है, आर्ग्यूमेंट देनी है, दोनों साइड से के आर्ग्यूमेंट्स को सुनेगा ट्राइब्यूनल। उसके बाद ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा कि वेदर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन इज अनलॉफुल एसोसिएशन और नॉट, कि वेदर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है और जो एसोसिएशन है वो क्या अनलॉफुल है या नहीं है। इसको डिसीजन मतलब इसका डिसीजन कौन लेगा, ट्राइब्यूनल। उसके बाद अगर ट्राइब्यूनल ने डिसाइड कर दिया कि ये अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या अनलॉफुल एसोसिएशन है, तो उस केस में क्या होगा, फिर सेंट्रल का जो नोटिफिकेशन शुरुआत में आया था, जो हमने पहली बार पढ़ा था कि सेंटर ने नोटिफिकेशन निकाला और उस नोटिफिकेशन को उन्होंने ट्राइब्यूनल को भेजा था, तो वो नोटिस उसके बाद ही वो इफेक्टिव माना जाएगा ओनली आफ्टर ट्राइब्यूनल्स कंफर्मेशन, यानी ट्राइब्यूनल ने बोल दिया कि हाँ ये सही है और सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन सही है, तभी जाके माना जाएगा कि ये नोटिफिकेशन सही है और उसी दिन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कब माना जाएगा, जब ट्राइब्यूनल ने एक्सेप्ट कर लिया है। चलो अब यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, अंडर दिस एक्ट एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैन सीज प्रॉपर्टी एंड मे बी कनेक्टेड विद टेररिज्म, यानी वो टेररिज्म से कनेक्ट हो सकता है आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब इस चीज़ को समझो, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या कर सकता है, वो अगर कोई भी टेररिज्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है, और किसकी परमिशन से, प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की। और अगर ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास केस है, उसका कोई ऑफिसर है तो उसको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से। When the center declares an organization as unlawful, a tribunal is established by center to further investigate and confirm whether the decision is justified. अब ट्राइब्यूनल will confirm declaration, ट्राइब्यूनल का काम ही है डिक्लेरेशन को कंफर्म करना, और ऑर्डर क्या किया जाएगा, ऑफिशियल गजेट के अंदर पब्लिश कर दिया जाएगा। और अगर ये नोटिफिकेशन तभी इफेक्टिव माना जाएगा जब उस पर परमिशन किसकी होगी, ट्राइब्यूनल की। इट शुड बी सेंड विथिन 30 डेज टू ट्राइब्यूनल ऑफ इशूइंग द गजेट, यानी गजेट को इशू करने के बाद ट्राइब्यूनल के द्वारा 30 दिन के अंदर इसको सेंड कर दिया, मतलब ट्राइब्यूनल के अंदर इसको 30 दिन में सेंड कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारा प्रोसीजर तो मैंने आपको बहुत अच्छे से आगे समझा दिया है, बस वही लाइनें लिखी हुई है। लेकिन इसके अंदर क्रिटिक्स क्या है, क्रिटिक्स भी साथ के साथ समझ लो, लेक ऑफ सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल प्रोसेस, यानी इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसीजरल प्रोसेस है। और एज पर सेक्शन 35 ऑफ यूएपीए ए पर्सन कैन बी डिक्लेयर टेररिस्ट, तो इसके अंदर आर्टिकल 21 का वायोलेशन है, क्योंकि अगर कोई आदमी के जैसे वो राइट टू लाइफ है उसके अगेंस्ट भी कि उस आदमी को उन्होंने टेररिस्ट घोषित कर दिया लेकिन वो निर्दोष है, तो वो राइट वायोलेशन हो गया आर्टिकल 21 का। उसके अलावा अगर केवल सस्पिशन के बेस पर ये सब कुछ किया जाता है, तो अगर वो आदमी एक्चुअल में निर्दोष है तो उस केस में तो उसके लिए तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, उसको पूरी दुनिया टेररिस्ट मानने लग जाएगी। उसके अलावा उसकी जो प्राइवेट मतलब जो उसका राइट से आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ उसका वायोलेशन हो जाएगा। उसके अलावा समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी सोशल हार्मोनी, सोशल रिस्पेक्ट सब खराब हो जाएगी। तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। और इसके अंदर क्योंकि डायरेक्ट राइट मिल गया सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी को टेररिस्ट घोषित करने का, तो ये आने वाले भविष्य में जो निर्दोष लोग हैं उनको कभी कभी इसके अंदर फंसाया जा सकता है। टाइम कंज्यूमिंग, अभी हमको टाइम कितना बताया, देखो 30 दिन पहले, उसके बाद 30 दिन के अंदर वो आगे नोटिस भेजेंगे और 6 महीने के अंदर टोटल मिला के ये तो हमको 7 महीने दिख रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि 7 महीने में सुनवाई होती नहीं है, क्योंकि क्या होता है कोर्ट क्या करता है, कितनी बार 1 साल से ज़्यादा का टाइम ले लेता है, कितनी बार 2 साल से ज़्यादा का टाइम भी ले लेता है टू गेट द जस्टिस, यानी जस्टिस दिलाने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ ट्राइब्यूनल के द्वारा किया जाता है तो उसका नुकसान क्या होता है, उसके कारण अल्टीमेटली उसी व्यक्ति को नुकसान होता है जो निर्दोष व्यक्ति होता है, जो अंदर मतलब यूएपीए एक्ट में फंसा पड़ा है। और अगर उसको इस तरह के मतलब जजमेंट के अंदर इशू होगा, उसके न्याय प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो वो तो टेररिस्ट बन चुका है ना एक तरह से। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है। तो हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया, यूएपीए को हमने बहुत अच्छे से समझा है, यूएपीए ट्राइब्यूनल समझ लिया है, सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रक्चरिंग पढ़ ली है, उसमें लॉ कमीशन 10वीं 11वीं, और उसके अलावा बिहार जो मतलब सपोर्ट क्या बोलते हैं, बिहार का केस भी पढ़ लिया। सुप्रीम कोर्ट का नाम बता देता हूँ, बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1986 का। और 229 लॉ कमीशन रिपोर्ट किसकी थी, 2009 की, ये भी हमने पढ़ लिया है। और उसके बाद इंटरनेशनल बुकर प्राइज को समझ लिया है, और क्रेडिट रेटिंग को समझ लिया है। गुरु नानक जी की जो भी उनकी जो क्या नाम है, गुरु नानक जी की जो हमारी स्पीचेज है, जो उनके प्रिंसिपल्स के थे, उन्होंने जो उनके डिसिपल्स यानी शिष्यों को जो दिए हैं प्रवचन, उनको भी बहुत अच्छे से समझा है और ये टॉपिक देख लिया है। उसके अलावा क्रेडिट रेटिंग देख लिया है, लाइटनिंग को बहुत अच्छे से समझा है। आज कितने टॉपिक आए हैं देखो, आप सोचो, लाइटनिंग को समझ लिया है। उसके बाद एक इंडियन एयरफोर्स को एयर एंड स्पेस फोर्स में कन्वर्ट किया जाएगा, इससे रिलेटेड और भी जब न्यूज़ आएगी तो हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन जब न्यूज़ आएगी तब
तो ये सब चीज़ें तब पता चलेगी जब एक बार आने तो दो। अभी एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 होने वाली है, तो अब धीरे धीरे उससे रिलेटेड न्यूज़ आने लग जाएगी, और जैसे जैसे न्यूज़ अपडेट होगी हम रेडी हैं आपको समझाने के लिए। तो चलो फाइनली टॉपिक को एंड करते हैं। सारी टॉपिक्स बता दिए हैं, मैंने आपको इमेज भी दिखा दी है। एक्चुअली आज मैं क्वेश्चन डालना थोड़ा सा भूल गया था क्योंकि टाइम नहीं मिला था मुझे, तो मैंने क्वेश्चन डालना भूल गया था। कल हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था पता है आपको? तो क्वेश्चन था देवी चौधरानी उपन्यास किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी है, उन्होंने देवी चौधरानी उपन्यास लिखा था। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी मैंने बता दिया है। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज वीडियो थोड़ा सा बड़ा था, उसका रीजन था कि बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आई थी, तो मैं किसी न्यूज़ को छोड़ना नहीं चाह रहा था और सबको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाह रहा था। और प्लीज़ मेरी आपसे यही इच्छा है कि आप चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए। और इसी के साथ मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दे दूँगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।